स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी तुम्हारा हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के भाई बहन कहानी जो है, जिसकी रचनाकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी हैं, उस कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग आज 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला होगा कहानी के शीर्षक की सार्थकता, दूसरा कहानी का सारांश, तीसरा कहानी की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य, चौथा कहानी के पात्र साहब, सुंदरिया एवं श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु। तुम लोगों को मैं सचेत करना चाहूँगा कि ध्यान देना, ये स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और उसके साथ साथ साहब, सुंदरिया और श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु आते रहेंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और उतार करके और तैयार करेंगे। इसके बाद पाठ को ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनेंगे, ताकि पाठ परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी के शीर्षक को देखते हैं। किसी भी रचना की प्रसिद्धि उसके शीर्षक के महत्वपूर्ण योगदान होता है। शीर्षक की गुणवत्ता 3 बातों पर निर्भर करती है: संक्षिप्तता, आकर्षण तथा विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। बंग महिला की कहानी भाई बहन का शीर्षक संक्षिप्तता लिए एक गंभीर और स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज में घुसपैठ कर रही एक बड़ी समस्या पर प्रकाश डालता है। कहानी का शीर्षक संबंधों की बुनावट को दर्शाता है, लेकिन इसी के माध्यम से लेख का भारतीय समाज पर पूंजीवाद के घुसपैठ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। भाई बहन शीर्षक साधारण तो है ही, साथ ही शीर्षक के नीचे मुद्रित सूक्ति वाक्य स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि को उजागर करता नजर आता है। भाई बहन शीर्षक भले ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पृथक जान पड़ता है, परंतु इतिहास के उस दौर को अपने अंदर सजोए हुए है, जिसने न केवल भारतीयों को शारीरिक रूप से गुलाम बनाया, बल्कि उन्हें मानसिक दास्ता भी स्वीकार करने के लिए विवश किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लेखिका ने साधारण शीर्षक के मुहर तले पूंजीवाद के घिनौने खेल को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो ये रहा शीर्षक। अब हम लोग कहानी के सारांश को देखेंगे, ख्याल करेंगे। आइए कहानी का सारांश। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कहानी सन 1908 में प्रकाशित हुई थी। सन 1905 में बंग भंग हुआ था, जिसके प्रतिरोध में पूरे देश में, विशेषकर बंगाल में एक प्रभावशाली आंदोलन हुआ था, जिसमें विदेशी शिक्षा पद्धति एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने पूरे देश को जगा दिया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अर्थ था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। इसी जन चेतना की पृष्ठभूमि में बंग महिला ने संभवतः इस कहानी की रचना की। बंग महिला मिर्जापुर में रहती थी, अतः बनारस के नाटी इमली को लेखिका ने कहानी के स्थान के रूप में चुना है। नाटी इमली का मेला देखने के लिए दोनों भाई बहन अपने पिता बाबू जयराम दास के साथ जा रहे हैं। भाई 11 वर्ष का है और बहन कोई 6-7 वर्ष की है। भाई गोरा चिट्ठा होने के कारण साहब नाम से पुकारा जाता है, जबकि उसका नाम असली हरिराम है। बहन का नाम सुंदर देवी है, पर प्यार से लोग उसे सुंदरिया कहकर पुकारते हैं। सुंदरिया मेला देखने के लिए 1 आने पैसे लेकर चली थी। बाल सुलभ चपलता से वह उस 1 आने में ही प्रत्येक वस्तु खरीदना चाहती है, पर भाई उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि इतने कम पैसे में सभी वस्तुएं कैसे खरीद सकती हो? मेरे पास अधिक पैसे हैं, अतः वस्तुएं तो मैं खरीदूंगा। माँ की दी हुई सीख का पालन करते हुए
सुंदरिया संतोष कर लेती है, क्योंकि वह जानती है कि जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ पाया है। आखिर में वे लोग मेला में पहुंचते हैं। रास्ते में साहब बहन से बतला देता है कि 4 पैसे में यही चीजें मिलेंगी और बतलाता है कि वह सभी वस्तुएं खरीदेगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। मेले में साहब 5 आने की चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी खरीदता है और सुंदर 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना खरीदती है। एक दिन दोनों के बड़े भाई श्री राम बैठे पढ़ रहे हैं। उसी समय किसी चर्चा में रेलगाड़ी की चर्चा होने पर साहब गर्व से बड़े भाई को अपनी रेलगाड़ी दिखाने को ले आता है। सुंदर भी अपने मिट्टी के खिलौने को बड़े भाई को दिखाने के लिए लाती है, जिसका उपहास साहब करता है। इस पर बड़े भाई श्री राम सुंदर के मिट्टी के खिलौने को इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि इसे देश के लोगों ने बनाया है। श्री राम साहब के रेलगाड़ी के कारण उसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि साहब ने जिस चीज को खरीदा है वह विदेश की बनी है। इसी क्रम में श्री राम साहब को समझाते हैं कि लोगों को विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को खरीदने से हमारा पैसा विदेशों में जाता है और हम गरीब होते हैं। कहानी में लेखिका श्री राम के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर जोर देती है। श्री राम का यह उपदेश साहब पर एक अमिट छाप छोड़ता है। वह बड़ा होकर देश की सेवा करता है, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देता है और अपने पैसे से स्वदेशी भंडार भी खोलता है जहां सभी देसी वस्तुएं उपलब्ध है। कहानी के अंत में कथा लेखिका ने तत्कालीन सबसे बड़ी सामाजिक बुराई बाल विवाह को भी उठाया है। सुंदर देई का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में होता है और वह एक जमींदार की पतोहू बन जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि छोटी सी कहानी में लेखिका ने बड़ी शालीनता से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और सामाजिक बुराई बाल विवाह की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है। लोग कहानी की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य की तरफ बढ़े। भाई बहन बंग महिला रचित स्वदेश प्रेम की और बच्चों की कहानी है। यह उनके बाल मन को दर्शाती हुई उनकी इच्छा और उससे भी आगे की इच्छा को बताती है। परम मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत कहानी में बच्चों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि अपने देश का निर्माण हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। उसे उत्कर्ष और अपकर्ष पर हम ही खड़ा कर सकते हैं। उसकी समृद्धि और सफलता हमारे ही हाथों में है। सुंदर और साहब 2 सगे भाई बहनों में अपनी अपनी अलग अलग इच्छा है। एक को विदेशी चीजें अच्छी लगती हैं जबकि एक को स्वदेशी निर्मित देसी वस्तुएं। साहब की संपन्नता अर्थात अधिक पैसे होने से उसकी इच्छा बढ़ी हुई है। उसे अपने देश की वस्तुएं पसंद नहीं है, जबकि सुंदर उससे छोटी है और समझदार है। उसको यह पता है कि कम पैसों में अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तुएं खरीद ली जाए। उसको अधिक खर्च और कम खर्च का मूल्य भी मालूम है। इतना ही नहीं, इसका कारण क्या है कि वह छोटी है और माँ ने बताया है कि साहब तो बड़ा है, इसलिए भी उसे कम पैसे खर्च करने चाहिए, कम सामान लेने चाहिए और हर चीज वस्तु में कम की ही इच्छा रखनी चाहिए। यही सब आज के भी दौर में हो रहा है। हर तरफ बेटे बेटी का, बड़े छोटे का फर्क साफ नजर आ रहा है। इस कहानी की प्रासंगिकता यहाँ पर आकर जुड़ जाती है। कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1908 ईस्वी है। तत्कालीन समय राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो गांधीवाद का प्रभाव भी इसमें साफ झलकता है। उस समय विदेशी चीजों का बहिष्कार बहुत तेजी से हो रहा था। कहानी में यही बात साहब की रेलगाड़ी को लेकर देखा जा सकता है। वहां साहब द्वारा विदेशी रेलगाड़ी खरीदकर विदेशी कारीगर को लाभ पहुंचाने की बात श्री राम जी के द्वारा कही गई है और साथ ही सुंदर द्वारा मिट्टी का खिलौना खरीदने पर
उसे अच्छा बताया जाता है। तत्कालीन समय में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बहुत तेजी से चल रहा था। आज भी इन चीज़ों की खपत और खरीदारी का ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला हो गया है। हर कोई व्यक्ति विदेशी वस्तु का उपभोग करना चाहता है। उसे देसी वस्तु रखने से घृणा हो गई है। उसके अंदर तुच्छ भाव जैसे पैदा हो गया है। यदि किसी ने स्वदेशी वस्तु रख भी ली है तो विदेशी रखने वाले उसे तुच्छ निगाह से देखते हैं। यही कहानी का उद्देश्य भी है कि स्वदेश निर्मित वस्तुओं को अपनाएं और अपने देश की श्री वृद्धि में योगदान करें। इससे हमारे देश में आर्थिक मजबूती आएगी और हमें अपने आप पर गर्व भी महसूस होगा। यही स्वदेश प्रेम कहानी में कहानीकार ने छोटे से बच्चों के माध्यम से हमें यह संदेश भी दिया है। हमको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग साहब सुंदरिया श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं को हल्के में देखते हुए उनके मुख्य बिंदुओं पर को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले साहब के चारित्रिक विशेषता और उसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। साहब सुंदरिया का बड़ा भाई है। उसमें बच्चों की चंचलता और अहंकार है। उसे अपनी चीजों पर नाज है। वह सुंदरिया से कहता है, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीजें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा। एक आने में सब कुछ खरीदने की चाह रखने वाली सुंदरिया की बातों पर उसे हंसी आती है। उसे अपने द्वारा खरीदी गई रेलगाड़ी पर नाज है और सुंदरिया द्वारा खरीदे गए मिट्टी के खिलौने का मजाक उड़ाता है। उसे अपने बड़े भाई द्वारा बताई गई बात स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही देश हित में उसे प्रभावित करती है। बचपन का वह अहंकारी बालक जीवन में एक अच्छा वकील, स्वदेश प्रेमी और समाज सुधारक बन जाता है। आइए उसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। ये अगर उसके पूरे चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो मुख्य रूप से हम लोग 7 बिंदुओं पर उसके पूरे चरित्र को मूल्यांकन कर सकते हैं। उस बिंदु को देख लेते हैं। पहला है बाल सुलभ चंचलता, दूसरा फिजूल खर्ची करने वाला, तीसरा वाकपटु, चौथा अभिमानी, पांचवा समझदार, छठवां देशभक्त, सातवां विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह भंग। क्रम को इसी में आगे बढ़ाते हैं। अब सुंदरिया के चरित्र को थोड़ा सा भूमिका दे करके फिर उसके मुख्य बिंदुओं को देख लेंगे। सुंदरिया छोटी बालिका है। यह बाबू जयराम दास की पुत्री और साहब तथा श्री राम बाबू की बहन है। इसमें बचपन की चपलता और नासमझी भरी हुई है। अपने एक आने पैसे में ही सब कुछ खरीद लेने की चाह उसमें है। यही कारण है जो वस्तु वह देखती है उसी पर टूट पड़ती है। उसके इस भोलेपन पर साहब को हंसी आती है। सुंदरिया उम्र में छोटी है लेकिन उसे माँ की सीख याद है। उसकी माँ ने उसे बताया था, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। उसके हृदय में संतोष भरा हुआ है। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है। इस बात से उसे दुख नहीं होता। भोलापन का गुण उसमें भरा है। सुंदरिया की उम्र साहब से भले ही कम है लेकिन उसकी समझदारी और भोलापन सबको प्रभावित कर लेता है। साहब अपने पैसों की ठनक सुनाते हुए जब कहता है कि वह सब चीजें ले सकूंगा ना, उसके पास पैसे अधिक हैं, तब सुंदरिया द्वारा दिया गया उत्तर उसे किसे प्रभावित नहीं कर लेता। वह साहब से कहती है, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे न दोगे भैया? सुंदरिया में बाल सुलभ जिज्ञासा है। साहब की पुस्तक में रेलगाड़ी का चित्र और बड़े भाई की पुस्तक में कोई भी चित्र न देखकर उसे जिज्ञासा होती है। इसी की शांति के लिए वह अपने बड़े भाई से कहती है, बड़े भैया देखो, साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम देखोगे? तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है।
11 वर्ष में ही उसका विवाह हो जाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह अपने पति के अच्छे काम में सहयोग करती है और अपने को अच्छी और कुशल गृहिणी बना लेती है। हमें सुंदरिया का चरित्र ही सबसे प्रभावित लगता है। जहां साहब में अहंकार की भावना है, वहीं सुंदरिया में संतोष, जिज्ञासा और भोलापन है। श्री राम बाबू उम्र में बड़े और ज्ञानी हैं, लेकिन सुंदरिया के भोलेपन के सामने उनका चरित्र भी समता में नहीं आता। अगर बिंदुओं के हिसाब से देखें तो सुंदरिया के चारित्रिक विशेषताओं को हम लोग मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर देख सकते हैं। पहला बिंदु है प्रसन्न चित्त बालिका, दूसरा दृढ़ विश्वासी, तीसरा आज्ञाकारिणी बालिका, चौथा संतोषी, पांचवा भोलापन और छठवां संस्कारी महिला। अब श्री राम के चरित्र को हम लोग देखेंगे। श्री राम के उसको थोड़ा भूमिका के साथ फिर उनके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देख लेंगे। श्री राम बाबू सुंदरिया और साहब के बड़े भाई हैं। इन्हें बच्चों से प्रेम है। बाल मनोविज्ञान के वे पंडित हैं। रूठे बच्चों को मना लेने और समझाने में पूर्ण सफल है। ये स्वदेश प्रेमी हैं। देश के आर्थिक शोषण का उन्हें ज्ञान है। वे चाहते हैं कि देश के निवासी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। देश के कारीगरों की बेकारी, लाचारी, शोषण और दीनहीन दशा को देखकर उन्हें दुख होता है। साहब के विदेशी खिलौने को देखकर वे उसे बेवकूफ कहते हैं। साहब उन्हें बताता है कि खिलौने तो उसने रामदीन से लेकर उसे ही पैसा दिया है, तब विदेश कैसे गया। इस पर वे उसे समझाते हुए कहते हैं, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली है सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं। वह लोग तो हर तरह मोटे ताजे हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं, उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावें तो उनके पेट भर खाने को मिल जाए। उनके विचार से जो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वह खुद नीच हो जाता है। इस प्रकार इनका चरित्र एक समझदार, देशभक्त और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आदर्श चरित्र है। इनके चरित्र के मुख्य बिंदुओं को हम का मूल्यांकन जो है इन बिंदुओं पर कर सकते हैं। देखिए, बहलाने की कला में निपुण, स्वदेशी वस्तुओं का प्रेमी, कुशल समीक्षक, चौथा विचारवान और पांचवा सफल उपदेशक। तो ये हम लोग आज जो है अपनी पाठ्य पुस्तक के भाई बहन कहानी जिसकी रचनाकार राजेंद्र बाला घोष जी हैं, जिन्हें बंग महिला भी कहते हैं, तो उस पर उस क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर मुख्य रूप से देखा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता को देखा, कहानी के सारांश को देखा और कहानी की प्रासंगिकता क्या है एवं उसका उद्देश्य क्या है उसको देखा, तथा अंत में हम लोगों ने कहानी के पात्र साहब, सुंदरिया और श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदुओं को देखा। अब हम आप लोगों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर तथा साहब, सुंदरिया और श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु आ रहा होगा, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। तब पाठ को ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। और एक बात, इससे पहले आप लोग को 12 क्लास का स्टार्ट करने से पहले मैं 10 क्लास का समस्त कार्य, साहित्य संचयन और कथा संचयन का समस्त कार्य कर चुका हूं, जो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है देख सकते हैं। समस्त सारे के सारे पाठ 18 के 18 पाठ जो है क्लियर हैं
और इस लॉकडाउन में बच्चों से मुलाकात तो होती नहीं है, तो आप लोगों को एक सलाह है कि अपने अगल बगल जो हैं 10 क्लास के पश्चिम बंगाल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको आप जो है ये बात बताएंगे, और वो जिससे वो अपना लाभ उठा सकेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल को अगर आप जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी मैं प्रतिदिन का कार्य करता हूँ आप लोगों के पास बहुत ही आसानी से सुगमता से पहुँच जाएगा। बस आज यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।